जब रिक्वेस्ट से बात ना बने तो इंडिया ने भी अपनाया रेजिस्टेंस का रास्ता और हर जगह सिर्फ एक ही नारे की गूंज थी और वो था स्वराज इज माय बर्थ राइट। तो हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी एजुकेटर। आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कहां से इंडिया ने रिक्वेस्ट करके अपनी चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स से मनवाने की कोशिश की और कैसे धीरे धीरे हम लोगों को जो है वो रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाना पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, द फर्स्ट फेज एंड द सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट फेज की। अगर मैं बात करूं जिसको हम लोग अर्ली नेशनलिस्ट फेज भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इस टाइम पर कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे जिन लोगों ने अपनी बात जो है वो रिक्वेस्ट के थ्रू, पिटीशन के थ्रू, प्रेयर के थ्रू जो है वो सामने रखी, बट उसका कोई एज सच हमें जो है सोल्यूशन नहीं देखने को मिला। तो फिर बाद में सेकंड फेज आता है आफ्टर बंगाल के पार्टीशन के बाद, कि जहां पर अब हमारे अंदर गुस्सा था और वही गुस्सा जो है हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट के तौर पे हमें देखने को मिला। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, कि अर्ली नेशनलिस्ट के टाइम पर क्या चीजें थी और किस हिसाब से जो है हो रहा था। सो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे हमारे, जिसमें हमारे तीन मेजर जो है नेशनलिस्ट का नाम या फिर जिनके बारे में हमें पढ़ना है, फर्स्ट है हमारे दादा भाई नौरोजी, सेकंड है सुंदरनाथ बनर्जी एंड द थर्ड वन इज जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये थी कि ये जितने भी नेशनलिस्ट यानी कि जो अर्ली नेशनलिस्ट है बहुत ही एलीट एजुकेटेड थे। मतलब एलीट का मतलब आप जानते हैं जो थोड़ी सी अच्छी फैमिली से, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पढ़े लिखे थे और उन्हें चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज थी। ठीक है, कौन कौन थे? लॉयर्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेशनल्स थे और हाईली क्वालिफाइड, जो हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने बहुत सारी डिग्रीज, इवन इंडिया से बाहर जाके उन्होंने जो है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ब्रिटिश लॉयल्टी। कैसे? कि इन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रहेंगे या उनके विद इन द फ्रेमवर्क, लॉ फ्रेमवर्क के अंदर रहकर अगर हम काम करेंगे और कुछ भी चेंज कराने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। बिलीव इन द ब्रिटिश टेंस जस्टिस टू फेयर प्ले एंड बिलीव ब्रिटिश रूल हैड अ बेनिफिट। उन्हें ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है उसके कुछ ना कुछ तो फायदे हो ही सकते हैं हमें, जो कि पूरी तरीके से गलत था। ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो डिजायर्ड होम रूल। होम रूल में क्या था कि स्वराज की जो है हम बोल सकते हैं कि डिमांड रखी गई यहाँ पर, वांटेड स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो रूल करता रहेगा बट उसके अंदर ही हमें कहीं ना कहीं एक स्वराज चाहिए, यानी कि हमें सेल्फ गवर्नेंस जो है वो चाहिए, टू सिमिलर जैसे कि कनाडा और आयरलैंड में चल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीसफुल रिफॉर्मर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया शांति के प्रतीक थे ये लोग, है ना। ये कभी भी गुस्सा, रेजिस्टेंस, लड़ाई झगड़ा इन सब में बिलीव ही नहीं करते थे। रिलाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, अवॉइडेड मास रेबेलियन एंड वायलेंस, कि भाई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, बस रिक्वेस्ट करनी है, पिटीशन रखनी है और धीरे धीरे चीजें जो है वो हो जाएंगी। क्या डिमांड्स थी इन लोगों की? सबसे पहले डिमांड की अगर मैं बात करूं तो दे वांट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, मतलब कि ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कुछ चेंज किए जाएं जिसमें ह्यूमंस के राइट के बारे में बात हो। नेक्स्ट जो थी वो थी इकोनॉमिक डिमांड, की ये जितनी भी जैसे आपने इंडस्ट्रीज वगैरह हमारी खत्म कर दी हैं और इंडिया से जो चीजें आप चुरा चुरा के अपने यहाँ पर लेकर जा रहे हैं वो आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, ठीक है, कि भाई बेसिक ह्यूमन फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअलिटी के पास। एंड नेक्स्ट था एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड, कि हमें जो है डे टू डे जो मतलब गवर्नमेंट है जो कि ब्रिटिश एम्पायर की ही है उसके अंदर हमें हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो चाहिए। एक एक करके इन सारी डिमांड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की। कॉन्स्टिट्यूशनल नेम से ही क्लियर है कि हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे रिफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम इंडियंस भी जो है अपना पार्टिसिपेशन शो कर सके कि यस वी आर द कंट्री एंड वी आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, है ना। सो सबसे पहले कि अबॉलिश ऑफ द इंडियन काउंसिल, जिसमें आपके कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी इंडियन काउंसिल बनाई जिसमें आपके सोचो इंडियन मेंबर्स ही नहीं है, तो कैसी इंडियन काउंसिल? जस्ट बिकॉज कि देश का नाम इंडियन है तो आपने उसका नाम इंडियन रखा। तो इन्होंने क्या बोला कि इसको पूरी तरीके से आप अबॉलिश कीजिए और एक्सपेंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर इंडियंस, की इस तरीके की काउंसिल बनाइए जिसमें इंडियंस भी जो है वो इलेक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट इंक्लूड इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? जो कि आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे वो भी पार्लियामेंट में, लेकिन इनका काम क्या होगा? इनका रोल ये होगा कि ये कानून बनाने में हेल्प करेंगे, मतलब कानून जब बनेगा। और एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है? याद कीजिए, एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है कि कानून को इंप्लीमेंट कराना। तो भाई जब कानून को इंप्लीमेंट कराने की बात आए तो उसमें भी आपको इंडियंस को लेना पड़ेगा, बिकॉज इंडियंस की बात को बेहतर तरीके से समझेंगे, सिंपल है। एंड उन्होंने जो है स्लोगन दिया, कोर स्लोगन ये था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो हम किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, सिंपल। ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। नेक्स्ट आती है हमारे पास इकोनॉमिक डिमांड। अब इकोनॉमिक डिमांड में हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें
पूरी तरीके से लूट के ले जाना चाह रहे थे। चाह क्या रहे थे, ऑलरेडी ले ही गए थे, कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने हमारे पास। तो सबसे पहली डिमांड थी रिड्यूस क्रशिंग लैंड ऑन द फार्मर्स, कि भाई जो आपने फार्मर्स के ऊपर ये जो लैंड टैक्स लगाया है, वो बेचारे खुद का खाना नहीं पूरा कर पा रहे, वो टैक्स कैसे देंगे? ऊपर से उस टाइम पर बहुत सारी फेमीन या मैं बोलूं इस तरीके की बीमारियां फैल रही थी, उतना प्रोडक्शन नहीं था कि इंसान जो फार्मर है बेचारा वो टैक्स भी पे कर पाए और अपने घर का ख्याल भी रख सके, उसको भी 2 टाइम की रोटी दे। नेक्स्ट था कट मैसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, कि आप ये जो इतना खर्चा करते हो अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऊपर, ये आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा कट करना होगा, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग तो कर। एंड अबॉलिश ड्यूटीज ऑन एसेंशियल गुड्स लाइक सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट और शुगर के ऊपर बच्चा उस टाइम पर टैक्स लगता था, उसको भी रिमूव करने के लिए जो है यहाँ पर डिमांड रखी गई, क्योंकि सॉल्ट एंड शुगर इज द बेसिक नीड ना। सोचो अगर आपको आज कोई फीका खाना दे दे, मतलब फीका इन द सेंस जिसमें नमक ना हो, और आपको कोई ऐसा जूस दे दे जिसमें चीनी ना हो, शुगर ना हो, तो क्या आप पी पाओगे? नहीं पी पाएंगे, है ना। एंड प्रोवाइड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि भाई आप इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हेल्प करो ना, ये नहीं कि हमारे यहाँ से सामान चुरा चुरा के अपनी कंट्री ले जा रहे हो और वहां पर अपनी बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी डिमांड्स थी? नेक्स्ट डिमांड थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है बच्चा जो गवर्नमेंट हमारी रन कर रही है उस गवर्नमेंट में किस तरीके का रोल हमारा होगा। ठीक है, सो सबसे पहले इंडियनाइज द सर्विसेज, मतलब जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम आज भी हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में, वो शुरू ब्रिटिशर्स ने ही किया था, बट पहले वो जो एग्जाम था सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता था। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको या मुझे वो एग्जाम देना होता उस समय पे, तो मुझे और आपको लंदन जाना पड़ता, जो कि सबके लिए सही नहीं था ना, हर कोई अफोर्ड थोड़ी कर सकता था लंदन जाना उस टाइम पर। ओके, सो एग्जाम इन इंडिया एंड इंग्लैंड साइमल्टेनियसली, कि भाई इंग्लैंड में तो आप करवाते ही हो, बट आप इंडिया में भी उसको कराना शुरू करो और साइमल्टेनियसली करो। ठीक है, नेक्स्ट था क्या? सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जुडिशरी कभी भी एग्जीक्यूटिव के कहने पर नहीं चले, क्योंकि अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक होंगे तो अगर कल को एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा फैसला ले भी लेते हैं जो कि जनता के वेलफेयर के लिए सही नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव तो उसमें हाँ कर देगी। इसलिए तो आज आप देखिए हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने जुडिशरी को एक अलग बॉडी बनाया है, वो अपनी इंडिपेंडेंटली फैसले ले सकती है, उसको गवर्नमेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी हमारे इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ कि ब्रूटल है ना, बट क्या कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिपील द डिस्क्रिमिनेटरी आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट एंड अदर, इंक्रीज पावर फॉर द लोकल म्युनिसिपैलिटीज। लोकल म्युनिसिपैलिटीज की भाई जो लोकल इश्यूज हैं वो लोकल लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज को भी बेहतर करने के लिए म्युनिसिपैलिटीज को थोड़ी पावर देनी होगी, थोड़ा फंड देना होगा, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिमांड सी डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि रिस्टोर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, जो कि वर्नाकुलर एक्ट आपको याद होगा कितने में, 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पास करके क्या किया गया था, हमसे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस दोनों छीन लिया था, है ना। ना ही हम कुछ प्रिंट कर सकते थे, ना ही हम कुछ अपने मन की बात रख सकते थे। दूसरी चीज, एबॉलिश द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसी के उसमें, एंड रिपेल द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, दैट इज अरेस्ट विदाउट ट्रायल, कि भाई आप लोगों को जो विदाउट किसी जो है कि आपकी जो है कार्यवाही भी नहीं होगी, आपका कोर्ट में केस भी नहीं लड़ा जाएगा, बस आपको जो है यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है। ये तो गलत है ना पूरी तरीके से, दिस इज तो कंप्लीटली शोइंग कि आप कितना गलत कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गारंटी द राइट्स ऑफ असेंबल एंड फॉर्म एसोसिएशन, कि भाई आप इस तरीके का हमें राइट्स दो कि हम भी अपने एसोसिएशन फॉर्म कर सके। ठीक है, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया है, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस तो नेशनल लेवल पर काम करे, बट कहीं ना कहीं हमें लोकल लेवल पर भी कुछ ऐसी जरूरत पड़ेगी जिस पर हमें छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे, ताकि हम लोगों की मदद कर सकें, लोग जो है ग्राउंड लेवल से आए और हमारे साथ जुड़े। ठीक है, तो ये सारी डिमांड जो है हमारे इन लीडर्स ने रखी, लेकिन इन्होंने जो रास्ता अपनाया इन सारी चीजों के लिए वो था इनका मेथड, कि भाई ये किस तरीके से चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इनकी इन सारी चीजों को माने। उसमें जो सबसे पहला था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, मतलब क्या होता है, होल्ड मीटिंग, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हम मीटिंग करेंगे कि देखो ये हमारी डिमांड है, हम आपसे जो है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के लिए बोलेंगे और आपको जो है पब्लिक प्रेस में क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसाइज का मतलब आप समझते हैं कि मान लो आपने 50 न्यूज रिपोर्टर्स को बुला लिया और उसके सामने आपने जो है उनको क्रिटिसाइज कर दिया, उनकी जो गलत चीजें हैं वो बता दी कि देखो हमने तो उनके सामने डिमांड रखी थी, हमने उनके साथ मीटिंग फिक्स की थी, बट वो तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक शांति का एक तरीका हो गया कि ठीक है आपने अपनी बात रह दी। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है प्रेयर। प्रेयर का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेयर का मतलब है यहाँ पर कि पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, मतलब तीनों चीजें करेंगे। प्रेयर मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप जैसे किसी को
रिक्वेस्ट, जैसे आप गॉड को मानते हो, आप गॉड को रिक्वेस्ट करते हो ना कि प्लीज मेरे इस बार अच्छे नंबर आ जाए, ऐसे, ठीक है। पिटीशन का मतलब कि एक पिटीशन रख देंगे हम आपके सामने कि ये चेंजेस हमें चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कैसे होगा, बहुत ही शांति के तरीके से, मतलब उसमें कोई एज सच कोई बहुत बड़ा वायलेंस या कुछ ऐसी चीजें जो है वो एड ऑन नहीं होंगी। पीसफुली प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत ही पीसफुल जो है हम अपनी चीजें रखेंगे। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है, जो थर्ड लास्ट मेथड है, दैट इज आउटरीच इंटरनेशनल। मतलब क्या है कि हम अपनी डिमांड इस तरीके से रखेंगे कि इंटरनेशनली उसको सपोर्ट मिले। जैसे कि जो बड़े बड़े नेशन उस टाइम पर फॉर्म हो रहे थे, जैसे अमेरिका था, रशिया था, उनके दबाव की वजह से जो है इंग्लैंड कुछ ऐसा करे कि इंडिया में वो रिफॉर्म्स हो सके, ठीक है। सो सेंड डेलीगेशन टू इंग्लैंड, कि भाई इंग्लैंड को हम लोग अपने रिक्वेस्ट भेजेंगे, एंड पब्लिश इंडिया जर्नल टू एजुकेट द ब्रिटिश पब्लिक, ठीक है, कि भाई वहां पर जो है हमारे इंडियन जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको ये बोलेंगे कि आप ब्रिटिशर्स को समझाओ कि ये चीज कितनी ज्यादा जरूरी है हम इंडियंस के लिए, कि हमें विद इन द ब्रिटिश एम्पायरमेंट जो है वो यहाँ पर हमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट मिल सके, ठीक है, क्लियर है। ये सारी चीजें तो हो गई उनके डिमांड्स को लेकर, उनके मेथड्स को लेकर। अब बारी आती है कि उन्होंने जो डिमांड्स रखी, क्या उसमें से कोई डिमांड फुलफिल हुई मैम? क्या ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने सिर्फ पिटीशन रखने से, सिर्फ पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करने से उन्होंने डिमांड्स मांगी? हाँ, कुछ डिमांड जो है वो यहाँ पर फुलफिल हुई, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अचीवमेंट्स एंड द लिमिटेशन, कि अचीवमेंट्स क्या क्या हुई और लिमिटेशन क्या हुई, मतलब फेल किस तरीके से हुआ, ये उनकी जो डिमांड्स का तरीका था कैसे फेल हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं अचीवमेंट की, जिसमें सबसे पहला आता है अवेकन द मास टू अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिटी। क्योंकि हम नेशनलिज्म की फीलिंग की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्ली नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अपनी बात को, अपनी चीजों को जो है बाय प्रेस, बाय हम बोल सकते हैं कि अलग अलग कॉन्फ्रेंस, हर तरीके से जो है अपनी चीजों को लोगों के सामने रखा, और लोग जो है एक अच्छे खासे लेवल पर जो है वो जुड़ रहे थे, कि यूनिटी जो है वो बनती जा रही थी। नेक्स्ट है ट्रेन्ड इंडियन इन अ मॉडर्न पॉलिटिकल राइट एंड सेक्युलरिज्म। इंडियंस को ट्रेन किया गया कि भाई उनके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, कि मतलब अगर कल को आपको पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहे हैं तो आप उस चीज के लिए लड़ सकते हो। एंड सेक्युलरिज्म क्या होता है, कि हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, सबका अपना धर्म है, सबका अपना बिलीव है, सब उसी तरीके से उसमें बिलीव रखेंगे, हमें एक भाईचारा शो करना है, हमें लड़ाई झगड़ा या किसी के भी रिलीजन को कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। सिक्योर द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड वेल बाय कमीशन, ऑल्सो द पास हाउस ऑफ कॉमन रेजोल्यूशन फॉर साइमल्टेनियसली आईसीएस एग्जाम। याद है जो सिर्फ इंग्लैंड यानी कि लंदन में हो रहा था, उसके लिए भी रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि ठीक है अब से जो है ये एग्जाम इंडिया में भी साइमल्टेनियसली करवाया जाएगा। ओके, ये सारी तो हो गई अचीवमेंट। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन, मतलब ये फेल कैसे हुआ, आप खुद ही सोचिए फेल कैसे हुआ होगा। ब्रिटिशर्स इतने भी अच्छे नहीं थे कि एक बार कहने पे आपकी बात मान ले, अगर ऐसा हो जाता तो हमने तो कितनी चीजें उनको कही थी, उन्होंने तो नहीं मानी, है ना। So methods were inadequate, relied entirely on the British mercy and goodwill, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, वो मानते थे कि अरे नहीं ब्रिटिशर्स तो भाई बहुत अच्छे हैं, नहीं आप देखो सारी चीजें मानेंगे, बट ऐसा नहीं था। सबसे बड़ी गलती यही थी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की, कि उन्हें ऐसा लगता था कि सामने जो लोग हैं हमारे वो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो हमारी बात मानेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट था फेल टू थ्रो द मास, मतलब कि क्योंकि आपने देखो जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे वो बहुत ही एलीट और एजुकेटेड लोग थे, तो वो हमेशा ऐसा तरीका अपनाते थे जिन्हें उसमें लगता था कि हाँ सामने वाले को तो पता होगा। बट हमारे यहाँ पर फिर भी 70% ऐसी जनता थी जो कि नहीं उतनी पढ़ी लिखी थी, जिसे आइडिया नहीं था, तो वो हमेशा सिर्फ उन्हीं 30% लोगों तक पहुंच पाए जो 30% लोग खुद एजुकेटेड थे और खुद थोड़े से अवेयर थे। तो ये जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला कि अर्ली नेशनलिस्ट बहुत लोगों तक या ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट, क्रिटिकली मिसअंडरस्टूड दैट द ब्रिटिश एंड इंडियन इंटरेस्ट वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश और इंडियंस का इंटरेस्ट जो है वो एकदम सेम है, भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, तो कि हमें आपकी एम्पायर के विद इन जो है स्वराज चाहिए और आप जो है हमें वो चीज दे दोगे। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन्हें लग रही थी ना उनके बीच में, जो कि पूरी तरीके से गलत थी। तो ये सारी जो है यहाँ पर बन के आती हैं इनकी लिमिटेशंस, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो यहाँ पर क्या था। ध्यान से देखिए, ब्रिटिशर्स अगर चाहते तो ये सब चीजें कर सकते थे, बट ऑफ कोर्स उन्हें अपने आप को डोमिनेंट दिखाना था, तो उन्होंने इन सब चीजों को नहीं माना। तो ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था, सबसे पहला फेज अगर हम बात करें, दैट इज स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का कि द सेफ्टी वेल, जो आपने आईएनसी देखा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई सेफ्टी वेल के थ्रू, वो इन्होंने इस तरीके से ही बनाई थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो ये जो लोग हैं जो अब पढ़ लिख गए हैं, इन्हें आइडिया हो गया है कि कैसे सारी चीजें होती है, ब्रिटिशर्स कैसे इन्हें पागल बना रहे हैं, ये एकदम से ना ऐसा कोई रिवॉल्ट कर दे, इससे बेटर है आईएनसी अपनाओ। सबसे पहली स्ट्रैटेजी उन्होंने ये अपनाई। दूसरी अपनाई क्या, हॉस्टिलिटी, दैट जिसमें क्या किया, जो आईएनसी की डिमांड्स थी कि भाई पॉलिटिकल पावर और कि भाई किसी तरीके से जो है इन चीजों को चेंज किया जाए
और इनके जो डिमांड्स है वो सुन लो, पूरी करना ना करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम देख लेंगे क्या करना है। तीसरी चीज जो सबसे बुरी इन्होंने की वो थी डिवाइड एंड रूल। हम जानते हैं कि बंगाल का जो हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश जो है वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था चीजों में, और उन्हें एक चीज जो समझ आई वो ये आई कि इन्होंने कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये बहुत यूनिटी शो कर रही है। अभी लोग जो है यहाँ पर आकर बहुत अपने आप को एक शो कर रहे हैं, उसमें हिंदूज भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, तो उन्हें लगा कि ये जो यूनिटी है कहीं ना कहीं इस यूनिटी को खत्म करना होगा, वरना ये हमारे ऊपर ही बहुत हावी हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। 1905 में आते आते इन्होंने जो है लोगों के अंदर ये भरना शुरू कर दिया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुइज्म के राइट्स को और हिंदूज को ही सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है, उसमें मुस्लिम्स के राइट्स की बात ना कभी की गई है और ना ही की जाएगी। इसी चीज को देखते हुए 1905 में वो बंगाल पार्टीशन करते हैं और 1906 में जो है क्या बन जाती है, हमारी मुस्लिम लीग की जो है वो फाउंडेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने अपनाई, जो कि हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा गलत थी। अब बात कर लेते हैं हमारे लीडर्स के बारे में कि अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर कौन कौन थे। दो मैंने आपको बता दिए थे, दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड सुंदरनाथ बनर्जी जिन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाता है। थर्ड वन वाज द गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि आपके पॉलिटिकल गुरु थे, किसके, गांधी जी के। ठीक है, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु यही थे। एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, है ना, कौन, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका जो पॉलिटिक्स में रोल रहा है वो ये था कि इन्होंने कहीं ना कहीं फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड जो ब्रिटिश हाउस में सेलेक्ट हुए थे इंडियंस की तरफ से, उसमें ये पहले इंसान थे जो कि कांग्रेस जो है वहां पर सेलेक्ट हुए और 3 बार जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। सबसे पहले ये जो है सेकंड सेशन जो कि आपके कहां पर हुआ था, कैलकाटा में हुआ था, उसके भी जो है आपके प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट अगर इंस्टीट्यूशंस की और मीडियाज की बात की जाएगी तो इंस्टीट्यूशन में इन्होंने जो है लंदन इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था एंड पब्लिश द रेड स्पीकर ऑफ ट्रुथ न्यूज़पेपर, वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माइलस्टोन क्या था इनका, सबसे बड़ा माइलस्टोन था कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने स्वराज की डिमांड की थी, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड की गई हमारे पूरे इस स्ट्रगल में, इस पूरे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में, उसमें वो पहले इंसान थे। ठीक है, वो भी कहां से, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा यही थे जिन्होंने वो ड्रेन वेल्थ थियोरी बताई थी कि कैसे इंडियंस को जो है वो लूटा जा रहा है। ओके, ड्रेन थियोरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट लीडर के पास, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी जी के। इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन बनाए उसमें था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1900 में। ठीक है, टू ट्रेन न्यू नेशनल लीडर्स टू डेडिकेट स्टेट सर्विस, कि भाई हमें कैसे अपने आप को डेडिकेट करना है अपनी कंट्री के थ्रू, अगर कभी कंट्री में इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे अपने आप को शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट है एडवोकेसी में अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है बहुत सी चीजें रिड्यूस करवाई, जैसे कि सॉल्ट टैक्स जो है इन्होंने रिड्यूस करवाया, जो कि हमारे नमक पर टैक्स था। दूसरा लॉरिंग द लैंड रेवेन्यू भी कम कराया, बहुत बड़ा रोल था इनका, इसीलिए ऐसे ही थोड़ी पॉलिटिकल गुरु बन गए ये गांधी जी के। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, की भाई प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, कि 1 से लेके 5th क्लास तक तो एटलीस्ट आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, और ये चीज इन्होंने ही जो है कंपल्शन करवाई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इन्फ्लुएंस की अगर बात की जाए तो इनका इन्फ्लुएंस जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अच्छा खासा था, इसीलिए वेलबाय कमीशन बनाया गया एंड स्टेप्ड मॉडलो मिंटो रिफॉर्म, और उसी को जो है मॉडलो मिंटो रिफॉर्म्स में ऐड ऑन किया गया। लेगेसी की अगर बात की जाएगी तो ऑफ कोर्स इनको पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है, वो महात्मा गांधी, इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग गांधीज बैक टू इंडिया 1915, और इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ था गांधी जी को वापस लाने का हमारे इंडिया में, और फिर किस तरीके से हमारा जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है वो कैसे एक अलग फेज ले लेता है वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुंदरनाथ बनर्जी के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए। ठीक है, सबसे पहले रिबेलियन की बात करते हैं, यही थे जिन्होंने फर्स्ट क्वालिफाई किया था, पहले इंसान जिन्होंने आईसीएस एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया, एंड डिसमिस बाय द ब्रिटिशर्स अपोजिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इनको डिसमिस कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई तुम तो काले हो, तुम्हें क्यों हम वो करें, ब्राउन हो मतलब तुम्हें तो हम नहीं ले सकते, तुम्हें किसने अलाउड किया। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आती है मीडिया में अगर बात की जाए तो इनका जो एडिटर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर द बंगाली, वो जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर था, जो कि लोग बहुत पढ़ना पसंद करते थे, और उसमें ये अपनी चीजों को बहुत ही प्रोमिनेंटली लिखा करते थे। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इंडियन एसोसिएशन बनाया, एंड फिर उसी को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको पता है कन्वर्ट कर दिया गया था, जो हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, किसी ने नहीं देखा तो वन शॉट चैनल पर डला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात की जाए लिटरेचर की तो इन्होंने जो है आपके फाउंडेशन पॉलिटिकल टेक्स्ट नेशन इन द मेकिंग जो है वो बनाया,
और यहाँ तक जो है ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हमने अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ा। ये आपको ड्रेन वेल्थ थियरी समझाई गई है कि कैसे दादा भाई नौरोजी ने बताया कि इंडिया से सारी चीजें उठा के जो है पॉवर्टी और फेमाइन फैला के अपने इंग्लैंड में ले गए, जहां पर अपने आप को इंडस्ट्रियल वेल्थ जो है बनाया। और यहीं से जो है अर्ली नेशनलिस्ट को ये समझ आ गया था कि ये जो टाइम पीरियड है जिसमें हम ब्रिटिशर्स को इतना अच्छा मान रहे हैं, ये उतने अच्छे नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें बिट्रे करेंगे, और उन्होंने किया। इसी के बाद समय आता है किसका? इसी के बाद समय आता है आपके लेटर नेशनलिस्ट, या हम बोल सकते हैं कि सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो क्या सिचुएशन थी, चलिए समझते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिटीशन से कैसे हम लोग इस जो है शिफ्ट कर जाते हैं। तो मॉडरेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेटर्स। किनको बोलते हैं? जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चा मेरे मॉडरेट्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डिमांड बहुत ही पिटीशन से, बहुत ही रिक्वेस्टफुली जो है सामने रखी थी। और जो सेकंड फेज में हमारे सामने आते हैं लाल बाल पाल, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में। असर्टिव नेशनलिस्ट, जिन्हें हम बोल सकते हैं आपके रेडिकल्स भी बोल सकते हैं, जिन्हें सेकंड फेज के नेशनलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि इन लोगों की जो मेथोडोलॉजी थी, हम लोग अभी अभी पढ़कर आए हैं कि हर चीज रिक्वेस्ट के तौर पर रखना, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर जो ये लोग स्वराज मांगते थे, है ना, ये सारी डिमांड थी। लेकिन जो आपके लेटर यानी कि जो आपके असर्टिव नेशनलिस्ट थे, वो चाहते थे कि भाई पूरी तरीके से हमें स्वराज मिले, यानी कि कंप्लीट स्वराज हमें चाहिए, हमें विद इन द ब्रिटिश एम्पायर स्वराज नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनके मिथोलॉजी की, तो डायरेक्ट एक्शन, एग्रेसिव डिमांड्स थी इनकी। ये किसी तरीके का कोई रिक्वेस्ट ये वो नहीं, ये सिर्फ डिमांड रखते थे और जाके जो है हम बोल सकते हैं कि अपनी चीजों को पूरी तरीके से जो है ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस देने वाला काम करते थे। पेशेंस लेवल की अगर बात की जाए तो जीरो था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि बात तो देखो आप लोगों ने कर ही ली ना, मॉडरेट्स ने कर ली, बात से क्या निकला? कुछ नहीं निकला सोल्यूशन। तो अब समय है डायरेक्ट एक्शन का। ओके, चलिए तो हम लोग भी अपने डायरेक्ट एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सिचुएशन क्या थी? आते आते समय जो है आ गया 1905 का, जहां पर बंगाल को जो है वो डिवाइड कर दिया गया। और ये सिर्फ बंगाल का डिवीजन नहीं था, ये हमारे बीच में एक फूट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अभी हमने पढ़ी थी, वो खेलने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपनाया, जिसमें लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर जो है वॉइसरॉय थे, और उन्होंने जो है इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई किया। तो आप देख सकते हो कैसे एक बना अपना वेस्ट बंगाल, एक बना ईस्ट बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है। अब ईस्ट बंगाल में जो है वो आपके प्रोमिनेंट जो लोग थे वो आपके मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते थे, और वेस्ट बंगाल में क्योंकि बंगाल उड़ीसा वाला पार्ट आता था तो इसमें आपके हिंदुइज्म ज्यादा थे। तो यहीं पर इन्होंने जो है पूरी तरीके से आपके जो है देखो कैसे खेल खेला, है ना। अगर हम बात करें, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थे, वेस्ट में आपके हिंदूज थे। द क्रूशियल रिजल्ट ये निकला कि जो बंगाल बोलने वाले थे, बंगाल स्पीकिंग हिंदूज और मैथमेटिकली रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी, क्योंकि बंगाली ज्यादा बोलते थे ना भाई, अपनी रीजनल लैंग्वेज से सब बोलेंगे, तो वहां पर उनको पता था कि यहाँ पर फूट डालने की जरूरत है, और उन्होंने वहीं फूट डाली। एंड बोथ न्यू सेक्टर डिजाइन टू इंस्टेंटली क्रश द कॉन्फिडेंस, इन्फ्लुएंस एंड द यूनिटी। और यहीं से जो है आपका जो कॉन्फिडेंस, जो हमारे अंदर इतनी तेजी से चीजें बढ़ती जा रही थी, नेशनलिज्म की फीलिंग राइज कर रही थी, हम लोग जो है रिलीजन पर नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमें सेक्युलरिज्म के जो है वो एक्ट्स बताए जा रहे थे, तो वहीं पर जो है उन्होंने ये चीज खेली और हमें अलग किया। और इसी से जो है हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उन्हें लगा कि अब इन डिमांड से कुछ नहीं होगा, अब समय है हमें अपने लिए डायरेक्ट एक्शन करने का। सो द असर्टिव नेशनलिस्ट, सबसे पहले स्वदेशी, इन्होंने क्या बोला कि भाई बॉयकॉट कर दो, मतलब हर चीज को जो है बॉयकॉट कर दो जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई है ना। कैसे की? जैसे याद रखिए, द एब्सोल्यूट एडॉप्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडियन मेड प्रोडक्ट टू बिल्ड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, कि हमें अपने आप को खुद इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमी को हमें अपनी चीजों पर रिलाय करना होगा, ना कि ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीजों पे। नेक्स्ट चीज जो इन्होंने रखी वो थी बॉयकॉट, कि जितनी भी चीजें ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है, चाहे वो कोई स्ट्रैटेजी है, चाहे वो कोई स्कूल है, चाहे वो कोई कॉलेज है, whatever it is, boycott कर लो। So the systematic strategy rejection of all British goods, services, colonial institutions, है ना, institution मतलब वही स्कूल कॉलेजेस जो भी थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो थर्ड चीज थी नेशनल एजुकेशन की, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को हटाकर हमें जो है किस पर फॉलो करना होगा, हमें जो है अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज को जो है वो प्रोमिनेंट बनाना होगा, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज को वापस से जो है वो लेकर आना होगा। एंड द फोर्थ वन इज पैसिव रेजिस्टेंस, कि हम पूरी तरीके से रेजिस्ट करेंगे, नॉन वायलेंट बट डिवोस्टिंग नॉन कॉपरेशन डिजाइन टू हॉलो आउट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मशीन, कि भाई उनको यहाँ से हटाने के लिए जो है हम पूरी तरीके से चीजें जो है वो करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट द इकोनॉमिक उसकी, जिसमें हमने जो है स्वदेशी को अपनाया और बॉयकॉट किया पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स को। तो इसके दो, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग एक जो सिक्का होता है, हमारा कॉइन होता है, उसके दो साइड्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, तो ऐसे ही इसके भी दो पहलू थे। पहला था स्वदेशी, हमने
उन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग जो है कॉन्शियस चॉइस टू परचेज इंडिजीनियस इंडियन मेड प्रोडक्ट, कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को परचेज करना होगा। लेकिन इंडियन मेड प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोग वापस से जो हमने बोला था कि हम बॉयकॉट करेंगे, जितनी भी मशीन है, जितनी भी ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीजें हैं, उसको हम लोग यहाँ पर जो है बॉयकॉट करेंगे। ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई क्योंकि इंडियंस के पास तो उस समय इतना पैसा नहीं था। सो बाय सोली अडॉप्टिंग स्वदेशी द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स हैपेंस ऑटोमेटिकली, अपने आप बॉयकॉट हो जाएगा अगर हम अपनी चीजों को अपनाना शुरू करेंगे। बट सिस्टमैटिकली ब्रेकिंग द फाइनेंशियल स्पाइन ऑफ एम्पायर विदाउट फिरिंग अ सिंगल शॉट, कि भाई हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, देखो हमने कोई छीन छाना नहीं किया, हमने कोई उनसे पैसा नहीं छीना, कोई किसी तरीके की चीज नहीं की, बस हमने क्या किया, हमने उनकी बनाई हुई चीजों को बॉयकॉट कर दिया और अपनी बनाई हुई चीजों को अपना लिया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर आपके जो है कि क्या होता है। सबसे पहले इन्होंने जो मेथड अपनाया, जैसे हमने उनका मेथड देखा था कि भाई 3 पीस पर काम करते हैं वो, प्रेयर, पिटीशन एंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेथड्स की, जिसमें सबसे पहली चीज है सर्वर बिजनेस टाइज एंड रिफ्यूज कॉपरेशन। मतलब किससे कॉपरेशन, ब्रिटिशर से, कि भाई हम लोग जो है ब्रिटिशर से किसी भी तरीके का कॉपरेशन नहीं चाहते हैं, हम उनको पूरी तरीके से रेजिस्ट करेंगे। दूसरा, अवॉइड डायरेक्ट फिजिकल स्ट्राइक, मतलब कि हम डायरेक्ट नहीं करेंगे लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, की भाई हम गुस्से में उतर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्रिवेंट इंस्टेंट मिलिट्री रिटेलिएशन। नेक्स्ट होता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि सिस्टम स्लोली रोट्स फ्रॉम द इनसाइड आउट, लीडिंग द गारंटी लॉन्ग टर्म कोलैप्स। और कहीं ना कहीं लग रहा था, ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं डर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये डर था 1857 में, जब उन्होंने देखा था 1857 के रिवोल्ट में कि हाँ भाई दम तो है ना, अगर हमारे पास उस टाइम पे आर्म्स होते या हमारे पास वो इक्विपमेंट्स होते तो क्या ब्रिटिशर्स हमसे जीत सकते थे, नहीं जीत सकते थे, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनकी साइकोलॉजी, मतलब ये किस तरीके की चीजों पर फॉलो करते थे। अब देखो ये जो लाल बाल पाल, मतलब जो कि हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल, ये यूथ था जैसे आजकल का यूथ है। आप देख लो अभी जंतर मंतर पर क्या है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, ना ही मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ, बट जो जंतर मंतर पर अभी हो रहा है उससे हमें एक चीज जो सबसे क्लियर दिख रही है वो ये कि हमारी जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती। और कल मतलब कि 20 जुलाई को जो दिन डिसाइड किया गया था पीसफुल प्रोटेस्ट का, वहां पर भी पीसफुली प्रोटेस्ट करते करते वो जो बच्चे थे, उन बच्चों के पेरेंट्स थे, छोटे छोटे 10-10 12-12 साल के जो बच्चे हैं, जो आपसे भी छोटे हैं, उन पे ऊपर भी लाठी चार्ज, जो टीयर गैस, जो आप जानते हो आंसू जो गैस के गोले होते हैं जो फेंके जाते हैं, जो बहुत ही भाई डेंजरस होते हैं, फट जाती है स्किन उससे भी, है ना, तो वो सब किया गया। तो यही वो यूथ जो आज हमें यूथ हमारे इंडिया में दिख रहा है, जो आप मैं हम सब हैं, वही यूथ उस टाइम पर जो है 1905 में बहुत गुस्से में था बंगाल का पार्टीशन करने में, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी चीजों को अपने पुराने रूलर्स और किंगडम से ज्वाइन किया, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज से, चंद्रगुप्त मौर्य से और महाराणा प्रताप से, कि देखो वो लोग कैसे लड़े थे अपने हक के लिए, अपने देश के लिए, अपनी देश की जनता के लिए, हमें भी उसी तरीके से जो है वो लड़ना होगा। और यही साइकोलॉजी जो है ये लोग यहाँ पर अपना रहे थे। टू एंडोर द ब्रूटल हार्डशिप ऑफ रेजिस्टेंस, लीडर रिवाइव्ड हिस्टोरिकल आइकन्स, उन्होंने अपने हिस्टोरिकल आइकन्स को याद किया, लोगों तक याद करवाया कि याद कीजिए उन्हें, है ना, एंड रिमाइंडिंग द यूथ फॉर द रॉयल ब्लड इन देयर वेन्स सो वुड नेवर बो देयर हेड, कि भाई हम लोग कभी अपना सर नहीं झुकाते, इनमें से किसी ने कभी अपना सर नहीं झुकाया, अगर मतलब अगर उनकी शहीद भी हुए तो बहुत अपने देश के लिए एकदम सीना तान के शहीद हुए हैं। तो वो चीज जो है यहाँ पर लोगों के अंदर, यूथ के अंदर जो है वापस से याद कराई गई कि याद करो हमारे अंदर उन्हीं का खून है और हमें इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ना है। और यहीं से जो है वो आर्किटेक्ट शुरू होता है जिसको हम लाल बाल पाल बोलते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम एलीट पॉलिटिकल क्लब इनटू द एग्रेसिव। यहीं से जो है वो एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि देखो अब इंडिया में भी क्या है, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, नहीं मानी गवर्नमेंट ने इवन कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं दी। अरे हम तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें ना, हम लोग तो ये बोल ही नहीं रहे कि आप हट जाओ, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं क्या कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया है, जो इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, उसका जवाब कौन देगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। तो यहाँ पर भी यही चीज थी कि 1905 में जब हमें इस तरीके से अलग कर दिया गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, आप लेंगे क्या। तो वही चीज यहाँ पर हुई कि वो जो पीसफुल मूवमेंट्स हो रहे थे वो धीरे धीरे आपके जो है एग्रेसिव बनते चले गए। ग्राउंड लेवल नेशनल अवेकमेंट, क्यों, क्योंकि जो लाल बाल पाल जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे, माना वो गुस्से में बहुत थे, वो वायलेंस तरीका अपना रहे थे, रेजिस्टेंस अपना रहे थे, लेकिन उनकी जो पहुंच थी ना वो बहुत ग्राउंड लेवल के लोगों तक थी, एकदम लोकल लोगों तक। क्यों, क्योंकि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में अपने जो कॉन्फ्रेंसेज है, जो अपने हम बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट है या अपनी कोई बात अगर सामने रखनी है, तो बहुत ही लोकल लैंग्वेज को यूज करके वो ये सारी चीजें कर रहे थे, इसीलिए लोग उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे इन कंपैरिजन टू अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड द लाला लाजपत राय। सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल द आर्किटेक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट एंड द लायन ऑफ पंजाब।
ठीक है, चलिए जी, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी, है ना। क्या नारा था इनका? इनका एक ही जो है हम बोल सकते हैं कि नारा था, एंड दैट वाज द स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यही तो बज रहा था हर जगह। आज भी आप देखो, लोग जो है अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, बच्चे अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। एंड बीइंग एन टीचर, बीइंग एन एजुकेटर, मैं ये चीज बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। अभी मैं टीचर हूँ, बट आज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी भी पढ़ाई चल रही है, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजंस हैं ये हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं। लेट्स सी, होप फॉर द गुड, कि अच्छा ही हो, सरकार सुन ले हमारे बच्चों की बात और हमारी भी बात, अगर उन तक ये पहुंच रहा है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक की जी बारे में। इन्होंने ही जो है, आप देखिए महाराष्ट्र में जो है गणेश फेस्टिवल जो आज हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, इन सब की शुरुआत की थी, ताकि ये लोगों को जगा सके उनके बीच फीलिंग, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी कल्चरल अवेयरनेस की, तो एस्टैब्लिश रज एंड टॉट लाठी कॉम्बैट फॉर यूथ कंडीशनिंग, रिवाइव द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल टू यूनिफाई द मास। जो मैंने आपको बताया कि लोगों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की वो चीजें बताना, करना, गणेश फेस्टिवल बनाना, कि लोगों के अंदर वो यूनिटी जो है वो वापस से बिल्डअप हो सके। एजुकेशन फाउंडेशन की बात की जाए तो ही फाउंडेड द पुणे न्यू स्कूल एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884। मीडिया वेलफेयर में अगर बात की जाए तो वेपनाइज द प्रेस थ्रू मराठा इंग्लिश, मतलब कि प्रेस को इन्होंने जो है अपना वेपन बनाया और मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर शुरू करे, जिससे वो लोगों को जो है गीता का रहस्य बता सके कि कैसे देखो अर्जुन जब अपने ही लोगों के, अपने ही परिवार, उसके कजन ही तो थे ना, वो उसके ताऊ जी के बेटे ही तो थे, है ना, तो उसके खिलाफ कैसे वो लड़ रहा है। तो हमें भी यहाँ पर जो है, ये तो हमारे हैं भी नहीं, तो हमें भी उन्हीं के खिलाफ जो है यहाँ पर लड़ना होगा। एंड द ग्राउंड लेवल कनेक्शन वॉज वेरी नाइस बिकॉज मूव्ड पॉलिटी फ्रॉम एलीट ड्राइंग रूम्स टू डायरेक्टली स्ट्रीट्स, बिकमिंग द पियोनियर ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। यही चीज मैं आपको बताना चाहती थी कि जो एलिट्स के टाइम पर जो चीजें बस बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े कैफेज, बड़े बड़े जहां पर ऑर्गेनाइजेशन है वहीं तक सीमित थी, इनके टाइम पर ऐसा नहीं था, चीजें जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हम करते हैं बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में। ये भी बहुत ही अमेजिंग इंसान थे और इन्हें रेवोल्यूशनरी थॉट का जो है हम बोल सकते हैं कि आर्किटेक्ट बोला जाता है। इनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले इनके अगर सोशल कल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो फॉर द कास्ट सिस्टम थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस एंड कम्युनल डूइंग द फॉर जो है आपके एब्सोल्यूट यूनिटी। ये जो है कास्ट सिस्टम के पूरी तरीके से अपोज थे और इन्होंने बोला कि भाई इंटरकास्ट चीजें होंगी तभी जो है चीजों को बहुत तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फिर विडो रीमैरिज, इन्होंने विडो रीमैरिज के बारे में जो है बात की। विमेन एजुकेशन सोसाइटी की भाई लड़कियों को पढ़ाइए, बहुत जरूरी है। रिकॉग्नाइजिंग मदर्स एट द फाउंडेशन टीचर फॉर द फ्यूचर रेवोल्यूशनरीज, कि वो माएँ ही हैं जो अपने बच्चों को ये रेवोल्यूशनरीज बनाएंगी। एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाए तो दे डिमांडेड हेवी टैक्सेशन एक्सक्लूसिव ऑन द वेल्दी लाइफ, कि भाई ये हम लोगों को जो तुम गरीब करते जा रहे हो और आप खुद जो है अमीर होते जा रहे हो, इस पे से टैक्स हटाओ, मतलब हम लोगों से टैक्स हटाओ और अपने लोगों से टैक्स लेना शुरू करो। फॉट अगेंस्ट द लीथल लेबर एक्सप्लॉयटेशन, सक्सेसफुली एडवोकेटिंग स्ट्रिक्ट 48 आवर वर्किंग वीक एंड फेयर वेजेस, कि भाई अगर आप काम करा रहे हो तो उसके फेयर वेजेस हमें जो है वो मिलने चाहिए। मीडिया वेलफेयर की बात की जाए तो ही शेप्ड रेडिकल पब्लिक ओपिनियन अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट थ्रू बंगाल पब्लिक ओपिनियन एंड ट्रिब्यून एंड द न्यू इंडिया। तो इनकी ये जो न्यूज़पेपर से, इसके थ्रू इन्होंने जो है अपनी बातों को इस तरीके से बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं नन अदर देन द लायन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय। भगत सिंह जी जो है इन्हीं को अपना आइडियल और गुरु मानते थे, ठीक है। सबसे पहले इन्हें कैटलिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही इज द ओरिजिनली मॉडरेट, मतलब जहां से जो चीजें शुरू हुई, नेशनलिज्म बाय कर्जन्स पार्टीशन, कर्जन के पार्टीशन के बाद इनकी जो थॉट है ये यहाँ पर जगह। इंस्टीट्यूशनल पिलर्स की बात की जाए तो ही वाज डीपली एम्बेडेड इन द आर्य समाज, बिल्ड ऑर्फनेजेस कि भाई विडोज होम्स, एंड वाज इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन डीएवी कॉलेज इन लाहौर 1886। तो इन्होंने ही जो डीएवी कॉलेज है वहीं पर चीजें शुरुआत की, है ना, और विडो रीमैरिज के लिए, विडोज के लिए होम बनाना, ऑर्फनेज बनाना, ताकि बच्चे जो है अपना लड़ाई वड़ाई में जिनके पेरेंट्स जो है शहीद हो गए हैं वो सब आराम से रह सके। नेक्स्ट अगर बात की जाए ग्लोबलाइजिंग द स्ट्रगल की, तो कैसे किया इन्होंने? ट्रेवल टू अमेरिका टू एक्सपोज ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट, कि भाई अमेरिका, क्योंकि उस टाइम पर देखो प्रोमिनेंस पावर बन रहे थे धीरे धीरे अमेरिका और आपका रशिया, तो उनको ये चीजें समझाने के लिए कि देखो ये ब्रिटिशर्स की कितनी जो है गलत पॉलिसीज हमारे ऊपर हैं, एंड ज्वाइन द गदर पार्टी इन 1940 टू बिल्ड इंटरनेशनल अलायंस फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए मीडिया और वेलफेयर की और अल्टीमेट सेक्रीफाइस की, तो पब्लिश यंग इंडिया, बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यंग इंडिया से। एंड द पीपल एंड पंजाबी फेडली इंडल्ज व्हाइल लीडिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन 1928 एंड सीलिंग हिज लेगेसी इन द ब्लड, और जो है शहीद हो जाते हैं 1928 में जब साइमन कमीशन आए तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहीं से जो है उनका जो है हमें देखता है कि कैसे उनका खून बहाता है और उसी चीज का बदला जो है भगत सिंह जी बाद में लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड फेज पढ़ा। बाकी आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कहीं आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।